स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं समय पूर्ण गैस का व्यवहार तथा आणविक सिद्धांत यानी बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी। लास्ट वाली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन तक क्लियर कर लिया था। आज 16 क्वेश्चन यानी 16 नंबर के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप क्या होता है अथवा परम शून्य ताप की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है, या इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि किस ताप पर गैस के सभी अणु गतिहीन हो जाते हैं या गतिविहीन हो जाते हैं। ओके, तो परम शून्यता वही कि -273.15 डिग्री सेल्सियस या कहें तो 0 केल्विन। तो परम शून्यताप वह ताप है जिस पर गैस के अणु गतिहीन हो जाते हैं। 17 पॉइंट, वास्तविक गैस PV=RT का कब अधिक सही पालन करता है। तो PV=RT वही है जिसे हम आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और इसकी जो कंडीशन है वो पूरी तरह से फुलफिल होती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर यानी उच्च ताप एवं निम्न दाब पर। प्रश्न 18 क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल्स ने आदर्श गैस मॉडल में कौन कौन से दो संशोधन किए थे। तो वान डेर वाल्स इक्वेशन को जरा देख लेते हैं। तो वान डेर वाल्स इक्वेशन में था P+A/V² और ब्रैकेट में V-V दिस इक्वल्स टू RT। साथियों, प्रिय छात्रों, इस चैनल पे मेरे साथ आप सभी पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से डिटेल में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी विशेष जानकारी, कोई भी तथ्य अगर मेरे पास है तो मैं आपको उसके लिए दे दूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में और लगातार इस वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक किया करिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपके सामने वान डेर वाल्स इक्वेशन समीकरण जो रियल गैसेस के लिए दिया जाता है P+A/V², V-V=RT। अगर इसकी तुलना हम PV=RT से करें तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दाब में कुछ चीज़ एक्स्ट्रा प्लस करके जोड़ी गई है, यानी दाब वास्तविक गैसों के लिए कुछ अधिक होता है और आयतन जो है वो कुछ कम होता है, यानी -V करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो इन दोनों समीकरणों के द्वारा आप तुलना कर सकते हैं कि आदर्श गैस समीकरण और वान डेर वाल्स ने किन किन चीज़ों में डिफरेंस किया, कौन कौन से दो संशोधन किए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P+A/V² किया गया, तो यानी अंतर आणविक बल का जो मान है उसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर की अधिकता के लिए उसने बताया है। वहीं पर अणुओं के बारे में बताया कि जैसे उसने कहा कि V-V का मतलब कुछ अणुओं का आकार उसमें से घट रहा है, ठीक है ना। तो यही दो का संशोधन है जो उसके लिए दिए जाते हैं। तो नंबर 1 अणुओं का शून्य आकार जो आयतन के केस में है, और अंतर आणविक बल जिसको आप दाब के केस में अभी मेरे द्वारा समझे हैं। प्रश्न 19 क्वेश्चन नंबर 19, समान ताप पर H2 तथा O2 के अणुओं के वर्गमाद मूल वेगों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैसेस और ऑक्सीजन गैसेस के इसमें VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाले फॉर्मूले आपसे पूछे गए, उनकी चालें कितनी होंगी। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि V प्रोपोर्शनल होता है 1/√m। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है और अच्छे से इस पर प्रश्न बन जाता है। तो इसमें जब आप ऊपर वाले को H2 मान लें और इसी तरह से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी ऑक्सीजन के लिए, और उनका जब आप रेशो बनाएंगे तो इस रेशो बनाने में यही होता है कि अगर अपॉन में नीचे दे रखा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का नीचे ही जाएगा, और ऑक्सीजन का अगर आप इक्वेशन लगा के इससे भाग लगाते हो, O2 लगाते हो, तो ऑक्सीजन का MO2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब तो इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो होता है 32, हाइड्रोजन का अणुभार आपका 2, ठीक है, 2 से इससे काटेंगे 1 से 16 आए यानी √16, और √16 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेट 4, ठीक है, 4:1। तो VRMS H2 और VRMS O2 यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणुओं का वर्गमाद मूल मान है का अनुपात है वो होगा 4:1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निश्चित ताप पर बर्तन का आयतन आधा कर दें तो अणुओं के वर्गमाद मूल मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपने इसमें देखा था फॉर्मूले में कहीं भी V=√3RT/m होता है। ये इसका फार्मूला जो VRMS का 3RT/m जो डिपेंड करता है RT और M के ऊपर। R तो कांस्टेंट है, बचा टेम्परेचर और उसका अणुभार द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयतन की बात की गई है, आयतन कहीं पर भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। ये V जो है ये आपकी वेलोसिटी है। ओके, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है VRMS है वो आयतन पर डिपेंड नहीं करता। तो आप आयतन में कुछ भी चेंज कर दीजिए, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने का नहीं। अगले क्वेश्चन पे देखें 21, किसी गैस के परम ताप को 4 गुना कर देने पर उसके अणुओं का वर्गमाद मूल वेग कितने गुना हो जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स यानी कितने गुना हो जाएगी। तो ये भी उसी प्रकार से डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि V=√3RT/m जो दिखाया था आपके लिए। ओके, तो 3RT/m में सीधा सीधा हमें केवल T और M से T और V से मतलब है, तो V प्रोपोर्शनल √T हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि V उसके परम ताप के वर्गमूल के यानी √√√ के इक्वल है। अब सीधा मतलब है कि अगर इसको आप 4 टाइम्स करते हो, ठीक है, तो इसमें आप कंसीडर कर लीजिए कि V=√, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, लेट बी कंसीडर दिस इज इक्वल्स टू A √T आता है,
और यहाँ पर अगर आप उसको उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू a√4, a√4 टाइम्स करते हैं तो 40 हो जाएगा। तो 40 होने पे 4 को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2a√t। इसका मतलब ये हुआ कि a√t किसका मान था, ये था आपका v1 के बराबर। तो v2 की जो वैल्यू होगी वो सीधा सीधा पता चल गया आपको किसके बराबर है, 2v1 के इक्वल है। यानी जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये इसके आंसर में एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा हुआ कि t को 4 गुना कर देने पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स हो जाती है। वहीं पर अगर e प्रोपोर्शनल t है, ठीक है, तो यहाँ पर e प्रोपोर्शनल t की अगर बात करें तो e प्रोपोर्शनल t होने पर आप देखेंगे कि अगर इसको आप 4 गुना कर रहे हैं तो सीधा सीधा आप इसको 4 टाइम्स कर रहे हैं तो e2 को 4 गुना कर देने पर आपकी परमताप को 4 गुना कर देने पर गतिज ऊर्जा भी जो है वो आपकी 4 टाइम्स यानी 4 गुनी हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं 22। दो अलग अलग बर्तनों में ऑक्सीजन तथा क्लोरीन गैस समान ताप और दाब पर भरी हैं। दोनों गैसों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है। ऑक्सीजन तथा क्लोरीन के अणुभार क्रम से आपके लिए दे रखे हैं। तो उसमें आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो है आपका 32 और क्लोरीन का होता है 71। साथ ही साथ ये भी पता है कि ई की जो वैल्यू है वो 3/2 kT है, यानी ये एटॉमिक वेट पर डिपेंड नहीं करता, आपके अणुभार पर निर्भर नहीं करता है। तो सीधा सीधा ई प्रोपोर्शनल टी होने के कारण इन दोनों का रेशियो, क्योंकि इक्वल टेम्परेचर है, समान ताप और दाब पर है, ठीक है, तो टेम्परेचर सेम होने के कारण यहाँ पर दोनों का ही जो रेशियो आएगा वो दोनों का एक समान आएगा। यानी E1 या EO करके लिख लीजिए ऑक्सीजन के लिए अपॉन ECl यानी क्लोरीन के लिए, तो दिस रेशियो इक्वल टू 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन क्या कहलाता है? तो ये वाला जो कथन है ये आवागार्दो परिकल्पना के अनुसार है। इसमें आपको ये भी बता चुका हूँ कि लास्ट टाइम पे इसमें एक आवागार्दो यानी कि जो आप आवागार्दो संख्या है तो उसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। ये एक मोल में अणुओं की संख्या होती है, उसको हम आवागार्दो कहते हैं। तो यही ये जो अणु है वो एक समान होते हैं सभी गैसों में समान ताप व दाब के लिए। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। 24 270 के तथा 30 के पर किसी गैस के वर्ग माध्य मूल वेगों तथा अर्जित ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर पहली चीज़ यही देखने की है कि V जो है डिपेंड कैसे करता है टेम्परेचर के ऊपर, तो V प्रोपोर्शनल T। देखिए मेरे चैनल बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं हर तरीके से तैयार कर सकूं अपने सभी छात्रों को किसी भी प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और इस चैनल के माध्यम से कोशिश यही करता हूं कि मैं छोटी छोटी बातों को भी आपके द्वारा एक्सप्लेन करूं, बहुत अच्छे से सामने स्क्रीन पे चलाते हुए अपनी भाषा में, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास रहता है। और यही प्रयास है कि मेरा जो बनाया हुआ प्रयास जो है वो सफल हो, और इसकी सफलता केवल तभी है जब आप उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाइए, जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं इस समय प्रोवाइड करा रहा हूँ इसके अलग से आपका प्लेलिस्ट में इसका अलग से फाइल बनी हुई है। तो इसमें कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को आप चलते फिरते सुनना चाहें आप लगा दीजिए, उसमें आप इजीली सुनिए, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर पाऊँ। आगे वाले प्रश्न पे देख लें। तो इसमें सीधा सीधा ये था कि V और T एक दूसरे के समानुपाती है। तो यहाँ पर समानुपाती का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लें, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इक्वेशन बनाने में। तो कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, तो सिर्फ जब भी समानुपाती हो तो ये ध्यान रखिए कि V1 ऊपर V2 नीचे, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ T1/T2 लिखेंगे तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि 1 ऊपर था तो 1 ऊपर, नीचे 2 था तो 2, बस इतना ध्यान रखना है। अब यहीं पर समझ लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती को, जैसे किस में लेते हैं, द्रव्यमान के अणुभार के केस में लेते हैं V प्रोपोर्शनल 1/√m। ओके, तो यहाँ 1/√m में m में क्या हुआ कि V1/V2 आप लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, 1 के सामने 1 नहीं आएगा, 1 के सामने आएगा 2 और नीचे 2 के सामने आएगा 1। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में समझ लेंगे तो आपको समानुपाती अनुक्रमानुपाती में कोई समस्या आने की नहीं है। और मोस्टली जो लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं वो वही V1/V2 या रेशो के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अभी आप देख चुके हैं कई सारे प्रश्न आ चुके हैं। पीजीटी में भी टेम्परेचर के ऊपर, V प्रोपोर्शनल T के ऊपर और M के ऊपर एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो आप इससे कैसे भी नहीं बच सकते, तो क्लियर कर लीजिए। और इसमें बहुत ही जल्दी जैसे मैं बता रहा हूँ कि लाइव क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और लाइव क्लासेस के साथ ही साथ मैं चैप्टर वाइज हर एक पॉइंट को क्लियर कराते हुए आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आए मेरी सरल भाषा में ईजीएस्ट लैंग्वेज में उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश रहेगी।
तो इस तरह से आपने देखा कि V1 और V2 के जो मान हैं वो डिपेंड कर रहे हैं √T1 अपॉन T2 के ऊपर। यहाँ पर डायरेक्ट केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में होता तो हम उसमें 273 प्लस करते, तब उसको केल्विन में लिखते। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी केल्विन्स में दे रखे हैं तो यहाँ पर हमारी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो T1 और T2 का जो मान है वो हमने सीधे सीधे प्लेस किया 270 के अपॉन 30 के। तो के से के खत्म, 3 से 9 टाइम्स का, 3 9 से 27 होता है, 0 से 0 कैंसिल का, √9 अपॉन 1। तो यहाँ पर जो आपके सामने आया आंसर, ये आंसर आ 3:1। इसी तरह से अगर एनर्जीज़ का अनुपात निकाला जाए, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकाला जाए तो E = 3/2 kT। ओके, तो की यहीं से देख लीजिए, E =3/2 kT। तो केवल 3/2 kT से K1 T1। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसी तरह से दूसरी की इक्वेशन बनेगी, वो भी इतना आएगा 3/2 KT2 आ जाएगा। 3/2 से 3/2 हटा तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, E1/E2 = T1 अपॉन T2। यही रेशो आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये रेशो आपने जब प्लेस किए तो 270 के अपॉन 30 के। तो यहाँ से कैसे के खत्म किया, 0 से 0 का, तो वहाँ 9 अपॉन वे, क्योंकि वहाँ पर रूट था पहले तो वो 3 बन गया था, लेकिन यहाँ पे रूट जैसी कोई स्थिति फॉर्मूले में नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा 9:1। क्वेश्चन नंबर 25, किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या गैस की प्रकृति अथवा आयतन पर निर्भर करती है। अणुओं की गैस की गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले आपने देखा कि उसका आयतन V कहीं पर भी नहीं आ रहा था, उसकी प्रकृति कहीं पे नहीं थी, सिर्फ निर्भर किसके ऊपर करता है, T के ऊपर, टेम्परेचर वेरिएंट है, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। E = 3/2 kT, ठीक है ना। तो यहाँ पर V वॉल्यूम तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्या है, सिर्फ आपका टेम्परेचर है T। ओके, तो जानते हैं वोल्ट्स में नियतांक है, बाकी 3/2 आपका कांस्टेंट रहा। तो E = T से सीधा मतलब हुआ कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 26, किसी गैस को दाब डालकर द्रवित करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। तो आवश्यक प्रतिबंध है गैस का ताप क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। 27 पे आते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियाँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, स्वतंत्रता की कोटि से मतलब क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला पोर्शन देखिए, तार के सहारे चल रही चींटी की डिग्री ऑफ DF कितनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। एक तार बना दो भाई, एक तार पर एक चींटी को ले जाकर छोड़ दो, चींटी क्या करेगी, या तो आगे जाएगी या तार पर पीछे की तरफ बढ़ेगी, यानी ये केवल एक एक्सिस के अलोंग गति कर सकती है, आगे जा सकती है या पीछे हट सकती है। तो यहाँ पर इसकी DF कितनी हो जाएगी, 1। मेज पर रहता कीड़ा क्योंकि प्लेन में हो गया, और प्लेन में अगर कोई भी वस्तु गति करती है तो उसकी गति 2 डायमेंशन हो सकती है, ठीक है, प्लेन का तल 2 विमीय होता है, 2 डायमेंशन होता है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेज पर रेंगते हुए कीड़े की गति आपकी DF होगी 2। आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति 3 डायमेंशनल है, तीनों दिशाओं में X, Y और Z तीनों के एक्सिस के अलॉन्ग वो गति कर सकता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात अब आपके दिमाग में नहीं होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं 28, ऊर्जा के समविभाजन नियम और द लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी का उसका उल्लेख करना है। तो इस नियम के अनुसार ऊष्मीय संतुलन में किसी गतिज निकाय की कुल गति ऊर्जा विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों के मध्य समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, समान रूप से वितरित रहती है। प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि का मान KT के बराबर होता है, 1/2 KT। FKT भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है वहाँ पर, ठीक है, आगे मैं और एक्सप्लेन करके बता दूंगा। K का मान वोल्ट्स में नियतांक और T आपका परम ताप। आगे है, एक परमाणु तथा 2 परमाणु गैसों के लिए CP तथा CV के मान बताने हैं। तो एक परमाणु गैसों के ये मान थोड़े से आप याद कर लिए तो ज़्यादा बेटर है। CP - CB = R। देखें, मेयर का सूत्र कहता है CP - CV दिस इज इक्वल्स टू R के बराबर होता है। यहाँ से अगर आप देखें CP का मान 5/2 R है, अगर इस मान को CP की जगह प्लेस करें तो 5R/2। कोई पूछे आपसे CV का मान कितना होगा, तो सीधा सीधा यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा आपको। CB को उधर ले जाइए, प्लस का होगा, R को उधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, यानी आपके पास इक्वेशन आएगी 5R/2 माइनस का R। थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं 5R/2 माइनस R/1। ओके, यहाँ पर आप एलसीएम लिए 2 आया, 5R आया, माइनस 1 2 2 2R आया, तो 5R में से 2R घटाइए, कितना रह जाएगा, 3R/2। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 3R/2। देख रहे हो CB का मान 3R/2 ये प्राप्त हुआ। तो CB = 5R/2 और CB का मान 3R/2, यानी एक मान आप ध्यान कर लेंगे, दूसरा मान आप कैलकुलेशन मेयर के सूत्र के द्वारा उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो परमाणु गैस के लिए CB का मान 7R/2 है, CB का मान 5R/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु तथा 2 परमाणु गैसों के लिए CP/CV अर्थात गामा का मान लिखिए। तो ये वैल्यू भी आपको याद करने के लिए है। तो CP/CV का जो रेशो है ये गामा के बराबर कहलाता है। इसको और समझ लेते हैं। CP स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा आपकी CV कहलाती है, और अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे एक परमाणु गैस के लिए इसका मान होता है 1.67, 2 परमाणु गैसों के लिए इसका मान 1.40। तो इस तरह के अंकित मान, छोटे छोटे मानों को आपको याद करना पड़ेगा। 31, क्वेश्चन नंबर 31, मुक्त माध्य पथ से क्या तात्पर्य है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा गैसों का अणुगति सिद्धांत समझ लेते हैं। तो जैसा आपने पढ़ रखा है कि गैस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिनको हम अणु कहते हैं। दो अणुओं के मध्य, गैसों के अणुओं के दो उत्तरोत्तर संघटनों के मध्य किसी अणु द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। ओके, जैसे कि कोई एक अणु था, जैसे दो अणु मान लीजिए, दो अणु हैं और ए अणु से टकरा, एक अणु से टक्कर हुई, फिर दोबारा से टक्कर इसकी हुई। ओके, तो दो टक्करें, एक क्रमागत टक्कर होनी चाहिए, एक के बाद दूसरी। तो एक की ये x1 डिस्टेंस चली इसने, ये चली x2। इन दोनों का आप औसत निकाल लीजिए। दो टक्करों के मध्य किसी अणु द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि x1 x2 इक्वल हो, ये दूरियाँ एक समान नहीं होती हैं। अतः इन समस्त दूरियों का आप क्या निकालना पड़ता है, आपको एवरेज निकालना पड़ता है, इसको हम कहते हैं औसत, और इसी को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्लियर। अभी इसकी बहुत अच्छी क्लासेस मेरे द्वारा आप देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ज़रूर उन क्लासेस को, मैं इसलिए भी उसका थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो क्लासेस एक बार स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो आप उसके साथ बने रहिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपके सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल रहेगा। स्टार्टिंग में जो भी बेस रहेगा वो आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, आपके आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए, आपके किसी भी कंपटीशन, एनडीए के लिए, आपके यूपीएससी के लिए, उसमें जो भी साइंस के रहते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे जैसे उस चैप्टर की एंडिंग पर हम लोग पहुंचेंगे, हाई क्लासेस के क्वेश्चंस आपको पीजीटी लेवल, ठीक है, आपके यूजीसी लेवल तक के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। अगले प्रश्न पर आएँ तो औसत मुक्त पथ का ताप के साथ क्या संबंध है। तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से ध्यान कर लीजिए, लैम्डा इक्वल्स टू KT अपॉन √2 पाई d स्क्वायर इंटू पी। टेम्परेचर के साथ उसका संबंध पूछा गया तो सिर्फ लैम्डा प्रोपोर्शनल टी। ओके, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टी को ध्यान में रखते हुए लैम्डा प्रोपोर्शनल टी यानी परम ताप के समानुपाती होता है औसत मुक्त पथ का मान। चलिए, यहीं पर इन्हीं प्रश्नों के बाद में जस्ट हम स्टार्ट करेंगे थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में ही अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके साथ में फिर से उपस्थित होता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।